डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है पोएट्री का फर्स्ट और सेकंड पोएम हम ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए आज हम पुनः एक बार रिवीजन क्लास पोएम फर्स्ट और पोएम सेकंड के लिए व्यक्त कर रहे हूँ। आज हम लोग एक बार पुनः देखेंगे कि पोएट्री का जो फर्स्ट लेसन है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित्त जीवन की विशेषता, यानी इसके कवि हैं सर हेनरी वुटन। सर हेनरी वुटन के द्वारा लिखा हुआ जो पोएम है, जिसका शीर्षक दिया गया है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि कब कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी प्रसन्नचित्त जीवन की विशेषता के अंतर्गत क्या क्या चीजें व्यक्त किया है, इस पोएम में क्या लिखा गया है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मूल सारांश क्या है, यानी मेन थीम इसके क्या है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और दूसरा पोएम है आपका द ट्रू ब्यूटी, सच्चा सौंदर्य। थॉमस कैरिक के द्वारा लिखा हुआ ये पोएम सच्चे सौंदर्य का वर्णन करता है और इस पोएम के माध्यम से सच्चे सौंदर्य में जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है और फिजिकल ब्यूटी है, दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है, दोनों को अलग अलग डिफाइन किया जाता है, दोनों में अंतर क्या है ये एक्सप्लेन किया गया है कवि के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले ये देख लें कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की सेंट्रल आइडिया क्या है, इसमें कब क्या चीज लिखा है, किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहा है। आज हम लोग उस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जिसमें कब के द्वारा ये सारी चीज बताई गई है। इसके अंतर्गत जो भी कुछ है जो बताया गया, आज हम लोग इसका स्टडी करेंगे। और इसी वीडियो में चूंकि यह रिवीजन क्लास है, इसलिए बहुत समय न लेते हुए हम लोग द ट्रू ब्यूटी का भी अध्ययन इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग अपनी बुक में जो आपका फर्स्ट लेसन है पोएम का, यानी जो फर्स्ट पोएम है पोएट्री का, जो फर्स्ट लेसन है, पहला पोएम यानी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग इसकी सेंट्रल आइडिया देखिए कि मूल रूप से सेंट्रल आइडिया जो भी बन रही है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं, तो आप सभी लोग इसे सुने कि सेंट्रल आइडिया मूल रूप से इसकी है क्या चीज। इन दिस पोएम, ध्यान देना, ये पहले पोएम की सेंट्रल आइडिया है जिसका शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो इसमें क्या लिखा गया है सेंट्रल आइडिया के लिए? इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। सबसे पहले लाइन में ही सेंट्रल आइडिया में दे दिया गया है इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, यानी जो सचमुच, जो वास्तविक रूप से प्रसन्नचित्त व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर क्या गुण होते हैं, इसके विषय में ही इस पोएम में वर्णन किया जाता है। ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट। आखिर हैप्पी मैन होता कौन है, कौन होता है जिसका जीवन प्रसन्नचित्त है, क्या विशेषता होती है उसके अंतर्गत, यानी क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है। तो कब कहता है कि हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह होता है जो ईमानदार होता है, एंड ट्रूथफुल, और जो सत्यवादी होता है, जिसके अंदर सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, वह व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस। प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह होता है जो अपने पैशंस पर, यानी जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ऐसे जो मनोवेग होते हैं, मन के अंदर जो तमाम ऐसी भावनाएं, जो बहुत से ऐसे उद्गार जो निकलते हैं, क्रोध के, ईर्ष्या के, जलन के, लालच के, ऐसे तमाम मानसिक विचार पर प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपना नियंत्रण रखता है, यानी कभी भी क्रोध के वशीभूत नहीं होता है। अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति का अपने क्रोध पर, अपने लालच पर, अपने ईर्ष्या, जलन पर अपना पूरा नियंत्रण होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सबसे बड़ी विशेषता बताई गई कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह होता है जो कभी मृत्यु से डरता नहीं है, जो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता है। ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ द प्रिंस। वह किसी राजकुमार के कृपा, यानी किसी बड़े व्यक्ति, किसी राजा राजकुमार की कृपा से
वह जो है ध्यान नहीं देता है कि कोई राजकुमार उसके ऊपर क्या कृपा कर रहा है, कौन सी दया दिखा रहा है। आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपुल, और न तो सामान्य लोगों की आलोचना से कभी वो परेशान होता है, न तो राजकुमार की कृपा और न सामान्य लोगों की आलोचना उसे प्रभावित कर सकती है। इन दोनों से वो प्रभावित नहीं होता है। ही इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, प्रसन्नचित्त व्यक्ति वो होता है जो हमेशा अफवाहों से मुक्त होता है। अफवाह कभी कभी समाज में कहीं भी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ बहुत सी अफवाहें उड़ जाती हैं, लेकिन जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है ऐसे र्यूमर्स पर, ऐसे अफवाह पर ध्यान नहीं देता है, वो अपने आप को इन अफवाहों से मुक्त रखता है। He depends upon the voice of his conscience. Conscience, अंतःकरण, अंतरात्मा, वह हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। जो उसकी शुद्ध सत्यता से भरी हुई अंतरात्मा जो कहती है वह उसी बात को सुनता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसे तमाम गुण हैं जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। He does not care for the false flattery, चापलूसी, वह झूठे चापलूसी की परवाह नहीं करता है। कोई व्यक्ति उसका चापलूसी कर रहा हो, यानी अर्थात उसके जीवन में चापलूसों का कोई महत्व नहीं होता है। He is not jealous of anyone's progress, और न तो वह किसी व्यक्ति के उन्नति से, प्रोग्रेस से कभी ईर्ष्या करता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति, अगर समाज में कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया हो तो वह कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता है, उससे कोई जलन नहीं रखता है। ही इज ए गॉड फियरिंग मैन, वह ईश्वर से हमेशा भयभीत होता है, ईश्वर का भय रखता है अपने अंदर, यानी ईश्वर से डरता है। वो सोचता है उसके अच्छे बुरे सभी कर्मों को गॉड देख रहा है, इसलिए प्रसन्नचित्त व्यक्ति ये जानकर कोई काम करता है कि ईश्वर साथ में है, ईश्वर उसके सभी कर्मों को देख रहा है। और जब आदमी ये सोचता है कि ईश्वर पास में है तो कभी भी वो गलत नहीं करता है, इसलिए प्रसन्नचित्त व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होता है, इसलिए उसका जीवन ऑलरेडी प्रसन्नचित्त होता है। एंड रिमेम्बर्स हिम डे एंड नाइट, और इतना ही नहीं, केवल वह ईश्वर से भयभीत ही नहीं, ईश्वर का दिन और रात प्रार्थना करता है, ईश्वर को याद करता है, ईश्वर की भजन करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है। He passes his time in the company of good books, वह अपना समय अच्छी अच्छी किताबों के बीच व्यतीत करता है। आर गुड फ्रेंड, अथवा अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है, यानी वो अपना टाइम कभी भी इधर उधर निरर्थक नहीं बर्बाद करता है। उसका समय या तो अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने में व्यतीत होता है, या अच्छे विद्वान और जो अच्छे मित्र होते हैं उनके साथ अपना समय व्यतीत करता है। He does not care for rise or fall in life, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त होते हैं वह कभी भी जीवन में ऊपर उठना या नीचे गिरना, यानी उपलब्धि हो या उसका पतन हो, उत्थान हो या पतन हो, वह कभी इसकी परवाह नहीं करता है। ही इज रिच इन हार्ट, ऐसे व्यक्ति हृदय से बड़े धनवान होते हैं, उनका हृदय बड़ा समृद्धशाली होता है, हृदय संतुष्ट होता है। एंड इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वह अपने आप के मालिक होते हैं। कम से कम एक गुण तो उनके अंदर है कि वो अपनी इच्छाओं के मालिक होते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने ये देखा कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। तो सेंट्रल आइडिया को अगर मूल रूप से हम लोग देखें तो ये बन रहा है कि वास्तव में सेंट्रल आइडिया ये है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर प्रसन्नचित्त रहना चाहता है, होना चाहता है, तो उसको अपने अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से विशेषता डेवलप करना चाहिए, क्या गुण है, कौन से ऐसे क्वालिटीज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जो एक व्यक्ति को प्रसन्नचित्त बना देते हैं और जिसका जीवन आदर्शपूर्ण हो जाता है। तो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के अंतर्गत सर हेनरी वोटन के द्वारा ये लेसन, ये व्याख्या बताया गया कि हम अपने जीवन को आदर्श कैसे बना सकते हैं, प्रसन्नचित्त कैसे बना सकते हैं, उनके लिए प्रमुख गुण क्या होते हैं। और इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो बुक में मूल लाइन्स दिए गए हैं, मूल पोयम्स क्या, मूल जो पोयम है इस पोयम में कौन कौन से लाइन्स आते हैं, उसकी व्याख्या क्या है, तो हम लोग बहुत जल्दी में एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बार नॉट टॉट, वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना महान होता है, कितना खुशहाल होता है। दैट सर्फ नॉट एन अदर्स विल, जो दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता।
यानी कोई व्यक्ति अपनी जन्म या शिक्षा से कितना महान हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब वो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट हार्ट, जिसके सुंदर विचार ही उसके रक्षक होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जीवन की साधारण सच्चाई ही उसके जीवन का संपूर्ण कला कौशल होता है। यानी साधारण सच्चाई के माध्यम या उसे आधार बनाकर जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन हमेशा प्रसन्नचित होता है। तो पहले स्टैंजा में हम लोगों ने देखा, इसी क्रम में हम लोग दूसरा स्टैंजा देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक न हो। अभी एक बार पहले भी ये शब्द आ चुका है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, जिनके ऊपर इस तमाम बुराइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। यानी जो व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है वो जानता है डेथ निश्चित है, इनवाइटेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए प्रसन्नचित व्यक्ति कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और ऐसे व्यक्ति सांसारिक बंधनों से अपने आप को मुक्त रखते हैं। आप प्रिंसली लव, चाहे वो किसी राजकुमार की कृपा हो, आर वल्गर ब्रीथ, अथवा किसी सामान्य व्यक्ति की आलोचना हो, ऐसे समझ विचारों से एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने आप को दूर रखता है, अलग रखता है। Who hath his life from rumor freed, प्रसन्नचित व्यक्ति वो होते हैं जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखते हैं। रूमर्स, अफवाह। Whose conscience is his strong retreat, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सुंदर बचाव होती है। यानी अंतरात्मा से निकलने वाली सुंदर आवाज ही उसकी रक्षक होती है, उसकी ढाल होती है, उसकी कवच होती है। Whose state can neither flatter feet, जिसके पास चापलूसों के लिए कोई जगह नहीं होता है, अर्थात ऐसे लोग चापलूसों की परवाह नहीं करते हैं कि कौन सा व्यक्ति उसकी चापलूसी कर रहा है, झूठी प्रशंसा कर रहा है, इसकी परवाह नहीं करते हैं। ना र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न तो वह कभी ऐसा सोचते हैं कि अत्याचारी किसी को महान बना सकते हैं, अर्थात समाज में जो अत्याचारी होते हैं, वो जो बर्बादी फैलाते हैं, ऐसे लोग कभी भी समाज में महानता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोग कभी महान नहीं हो सकते हैं। और प्रसन्नचित व्यक्ति कभी इन लोगों की कोई परवाह नहीं करता है। हु इनविस नन, इनविस ईर्ष्या करता है। हु इनविस नन, जो कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता है। हुम चांस डथ रेच, जिसको अवसर ऊपर उठा दिया है। यानी समय पाकर कोई आगे बढ़ गया है तो प्रसन्नचित व्यक्ति कभी उसकी परवाह नहीं करता है। नॉर वाइस, और न तो कोई दोष लगाता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और जो कभी ऐसा समझता ही नहीं है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ टच, कि प्रशंसा रूपी कितने गहरे घाव से दिए गए। वो कभी ये सोचता ही नहीं है कि प्रशंसा के भी घाव होते हैं, प्रशंसा रूपी घाव दिए जाते हैं, यानी प्रशंसा के माध्यम से भी घाव दिया जाता है, कभी वो इसकी परवाह नहीं करता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह किसी राजा या किसी ऐसे नियम को नहीं मानता है जो नियम ऊपर से लाद दिया जाता है, किसी के ऊपर जो नियम थोपा जाता है वो इसे नहीं मानता है। बट रूल्स ऑफ गुड, केवल वह उन नियमों को मानता है जो अच्छे होते हैं। Who God doth late and early pray, जो व्यक्ति सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर का प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, क्यों प्रार्थना करता है कि हे गॉड, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। वह व्यक्ति, प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है, वह ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करता है कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बना रहे। देन गिफ्ट टू लैंड, वह कभी उपहार की आशा नहीं करता। वो कभी इसलिए प्रार्थना नहीं करता कि ईश्वर उसे कुछ उपहार दे दे, बल्कि इसलिए प्रार्थना करता है कि गॉड अपनी कृपा उसके ऊपर बनाए रखे। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, जो अपने सुंदर, निर्दोष और अच्छे दिनों को व्यतीत करता है विथ ए वेल चूजन बुक, अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ, अथवा आर फ्रेंड, अथवा मित्र के साथ। और डियर फ्रेंड्स, इस पोएम का आखिरी स्टैंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, ऐसे लोग दासत्व या गुलामी के बंधनों से अपने आप को मुक्त रखते हैं। ऐसे लोगों का जीवन गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, ऊपर उठने की या उत्थान की कोई इच्छा नहीं होती है। और फियर टू फॉल, न तो नीचे गिरने पर
कोई भय होता है, यानी न तो ऊपर उठने की कोई इच्छा, न तो नीचे गिरने का कोई भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये अपने आप के मालिक होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, अपनी इच्छा के मालिक होते हैं। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि ये धन दौलत भूभाग और ऐसे जो सांसारिक धन होते हैं इसके मालिक नहीं होते हैं, लेकिन अपने इच्छाओं के मालिक होते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऐसे लोगों के पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, कुछ न होते हुए भी सब कुछ। एक तरफ बता रहा कुछ नहीं, एक तरफ सब कुछ, तो वो क्या है? कुछ नहीं मान रहे, ये जो सांसारिक धन है वो तो नहीं है आज, लेकिन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि उसके अंदर होती है, उसकी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट रहती है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट पोएम रिवाइज किया और इसी क्रम में हम आपको दूसरा पोएम तुरंत रिवाइज कराते हैं, जिसका शीर्षक है द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी के द्वारा लिखा हुआ लेसन या पोएम। इसका शीर्षक है द ट्रू ब्यूटी, सेकंड पोएम ऑफ द पोएट्री। इसका मतलब सच्चा सौंदर्य। इस पोएम के माध्यम से कवि यहाँ जो है सच्चे सौंदर्य का वर्णन किया है। तो जाहिर सी बात है, सच्चा सौंदर्य का अगर कवि वर्णन कर रहा है तो निश्चित ही यहाँ जो सच्चा सौंदर्य है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी को व्यक्त करता है, आध्यात्मिक सौंदर्य के लिए है। और इसके बाद अब एक सौंदर्य ऐसा भी होता है जो समय के साथ साथ गुजर जाता है, वो फिजिकल ब्यूटी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बिना समय गंवाए सीधे इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स, यानी जो सबसे अच्छे फेमस लिरिक्स हैं, ट्रू ब्यूटी उनमें से एक है। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज, इस पोएम में कवि गौरवान्वित करता है, अच्छा व्यक्त करता है, गौरव के रूप में व्यक्त करता है, उसे ग्लोरीफाई करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी को। यानी इस पोएम में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सौंदर्य को ग्लोरीफाई करता है एंड कंडेम मेयर फिजिकल ब्यूटी, और मात्र जिसमें केवल शारीरिक सौंदर्य होता है कवि इसे त्यागता है। द पोएट वांट्स द लवर्स, कवि उन प्रेमियों को चेतावनी देता है आप फिजिकल चार्म्स, जो शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करते हैं। दे डिके विद द पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है। सो द पैशंस ऑफ लव आल्सो डिक्लाइन, इसलिए जो प्रेम की जिज्ञासा होती है, प्रेम की भावना होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस, लेकिन इसी से जस्ट अपोजिट स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, इट परमानेंट, वो अस्थायी होती है। इट नेवर डाइज, ये कभी समाप्त नहीं होती है। सो द लवर्स, सो द लव, और इस प्रकार से ऐसा प्रेम फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सौंदर्य पर आधारित होता है, इज आल्सो परमानेंट, वो अस्थायी होता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन वर्चूज, स्पिरिचुअल ब्यूटी में ऐसे गुण होते हैं एज कॉन्स्टेंसी, जैसे कि स्थिरता, जेंटलनेस, सज्जनता एंड सिंसियरिटी ऑफ माइंड एक्सेट्रा, या मन की सुंदरता, मन की अच्छाई आदि ऐसे सुंदर सुंदर और अच्छे गुण होते हैं। सो द पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ माइंड, इसलिए कब आध्यात्मिक सौंदर्य, मन के सौंदर्य को ग्लोरीफाई करता है, प्रशंसा करता है, एंड सोल एंड, और आत्मा की प्रशंसा करता है, जिस आत्मा में, जिस मन में स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है। एंड हेट्स, और घृणा करता है, त्यागता है फिजिकल ब्यूटी, उस शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम पर, जिसमें कोई गुण नहीं होता। डिवाइड ऑफ वर्चू, जिसमें जो वर्चू विहीन सौंदर्य होता है, ऐसे गुण, ऐसे सौंदर्य को कब त्यागता है और घृणा करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि ट्रू ब्यूटी का ये मुख्य रूप से सेंट्रल आइडिया क्या हो सकती है। तो अगर शॉर्ट में सेंट्रल आइडिया देखा जाए तो बन क्या सकता है, इसमें कब दो प्रकार से सौंदर्य को डिवाइड किया है, एक स्पिरिचुअल ब्यूटी, एक फिजिकल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी में स्थिरता होती है, फिजिकल ब्यूटी समय के साथ साथ व्यतीत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी में सिंसियरिटी ऑफ माइंड होती है, जेंटलनेस होती है, कॉन्स्टेंसी होती है। लेकिन इसी के अपोजिट फिजिकल ब्यूटी, ये फिजिकल ब्यूटी जो होता है ये समय के साथ साथ डिके हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में प्रेम की जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कब स्पिरिचुअल ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है और ये जो
फिजिकल ब्यूटी होता है इसको कंडेंस करता है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ट्रू ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया क्या है, और इसी क्रम में हम लोग तुरंत देखेंगे कि ये मूल रूप से पोएम क्या है। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, यानी वह प्रेमी, यहाँ ही किसी प्रेमी के लिए आया है, उस व्यक्ति के लिए आया है। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के को रोजी चीक्स यानी गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर, अथवा उसके मूंगे की तरह लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज दैट सीक, अथवा तारे की तरह सुंदर आंखों में तलाशता है। फ्यूल, ईंधन तलाशता है। टू मेंटेन हिज फायर, अपने प्रेम को प्रज्वलित रखने के लिए। एज ओल्ड टाइम मेक्स दी डिके, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो समय इन सबको नष्ट कर देता है। सो द फ्लेम्स मस्ट टेस्ट अवे, और इस प्रकार से वो प्रेम रूपी लव जो होती है, वो प्रेम रूपी जो मसाल होती है, जिसमें ईंधन के रूप में रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज यूज किया गया है, वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से उत्पन्न प्रज्वलित जो अग्नि होती है वह हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है। बट जस्ट कॉन्ट्रेरी टू फिजिकल ब्यूटी, अब हम लोग देखेंगे कि स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन एक समथर, समान और दृढ़ मन से किया गया प्रेम, जेंटिल थॉट्स, सुंदर विचारों से किया गया प्रेम, काम डिजायर्स, शांत इच्छाओं से किया गया प्रेम, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, ऐसा प्रेम समान रूप से हृदय में बना रहता है। एक दूसरे के हृदय में ये प्रेम हमेशा चलता रहता है, जुड़ा रहता है, कभी ये मरता नहीं है। किंडल नेवर डाइंग फायर, इस तरीके से प्रज्वलित अग्नि कभी भी बुझती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट, कब कहता है जहां ये चीजें नहीं है, जहां सुंदर विचार नहीं है, कॉम डिजायर्स नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, आई डिस्पाइस, मैं ऐसे प्रेम को घृणा करता हूँ। लवली चिक्स लिप्स आर आइज, जहां केवल लवली चिक्स लिप्स या आंखें हैं, यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी के को छोड़ करके जहां पर फिजिकल ब्यूटी है, ऐसे फिजिकल ब्यूटी पर आधारित प्रेम को मैं त्यागता हूँ, इसे मैं तिरस्कृत करता हूँ। और कब कहता है क्योंकि इसमें स्थिरता नहीं होती है, ये समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है। यानी फिजिकल ब्यूटी समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। स्पिरिचुअल ब्यूटी इंक्रीजेड विद द पासेज ऑफ टाइम, इंक्रीजेड ब्यूटी समय के साथ साथ इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। और इस प्रकार आप लोगों के कहने के अनुसार, जैसा कि ऑलरेडी मैं इसे पढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी मैं जो है इसे पुनः एक बार आपको बहुत तेजी से रिवाइज कर दिया, जिससे आपको कुछ इसका आइडिया मिल सके। और अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पोएम आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।